वेलकम टू इनसाइट आईक्यू। इनसाइट आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त अंकुर कुमार आपके लिए लेके आया हूँ इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का एक लेक्चर। आशा करता हूँ आप सभी खुश हो गए, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होगी और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। इसी तरह से जो है स्टडी पे फोकस बनाए रखिए और तैयारी को जो है कहीं ना कहीं जो है चमक देते रहिए दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके अंदर हमने कंपनी रूल पूरा कम्प्लीटली पढ़ लिया है। और लास्ट वीडियो में हमने जो है कंपनी रूल, जो कंप्लीट कंपनी रूल है 1773 से लेकर 1858 तक का, उसका एक कंप्लीट लेक्चर वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो उस कंप्लीट वीडियो को देख करके आप जो है अपने ज्ञान को जो है इंक्रीज बढ़ा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आज की वीडियो में जो हम देखने जा रहे हैं वो हम देखने जा रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का ही एक पार्ट, जो कि ताज रूल के जो कि क्राउन रूल के अंदर आता है दोस्तों, उसको हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट की हमने कल की वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था हमने दोस्तों इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 909, यानी कि भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उसका हम एक स्पीडी और क्विक रिवीजन करेंगे और उसके बाद आज का टॉपिक देखेंगे जो कि हमारा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे हम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी दोस्तों जानते हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार, क्या हुआ था इसके अंदर जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो वायसराय की थी और गवर्नर की थी, उसमें जो है इंडियंस को जो है अपॉर्चुनिटी मिलनी शुरू हो गई थी, जो इससे पहले कभी भी नहीं हुई थी। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है फर्स्ट एग्जीक्यूटिव मेंबर्स थे इंडियंस जो है जिनको जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है मौका मिला या उसके मेंबर बने। थर्ड पॉइंट क्या था कि 2 इंडियंस को जो है नॉमिनेट किया गया था, किसके लिए? काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी के लिए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम लेजिस्लेटिव चेंजेस देख रहे थे। लेजिस्लेटिव चेंजेस के अंदर क्या था कि जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें जो है इंडियंस को जो है मेंबरशिप को ओपन कर दिया गया था या मेंबरशिप को देना शुरू कर दिया था दोस्तों। इसी के साथ साथ जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी संख्या 16 से बढ़ा के 60 कर दी गई थी। इसके बाद जो है जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के मेंबर्स थे उनकी जो शक्तियों को थोड़ा बढ़ा दिया गया था। अब वो जो है बजट पे भी डिस्कस कर सकते थे, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आस्क कर पूछ सकते थे दोस्तों। इतना हमने डिस्कस कर लिया था। इसी के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों ये था कि मुस्लिम्स के लिए जो है अलग से निर्वाचक मंडल या सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था कर दी गई थी दोस्तों। तो ये हमारा जो है 1909 का जो है इंडियन काउंसिल एक्ट बनता है कहीं ना कहीं, जिसको हम मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। आज की हम वीडियो में देखते हैं हमारा क्या है। अभी भी हमारा क्राउन रूल चल रहा है जो कि है 1858 से लेकर 1947 तक दोस्तों। इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, या जिसको हम जो है बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस क्या होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्रीय सरकार के अंतर्गत जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस होते हैं वो क्या होते हैं? वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वॉज मेड एंड 3 आउट ऑफ 6 मेंबर ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर टू बी इंडियन, यानी कि जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें 6 मेंबर होते थे, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर क्या परिवर्तन किए गए कि जो 6 मेंबर होंगे उनमें से जो है 3 मेंबर्स का इंडियन होना मैंडेटरी कर दिया गया। ठीक है दोस्तों। सेकंड क्या था? प्रोविंशियल गवर्नमेंट, या जिसको हम डायरकी बोलते हैं। गवर्नर इज हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यानी कि गवर्नर को एग्जीक्यूटिव का हेड बनाया गया। ठीक है, जैसे आज की डेट में आप देखते हैं जो राज्य होते हैं वो कहीं ना कहीं गवर्नर उन सब चीज़ों को जो है देख रहे होते हैं, और सेंटर को देख रहे होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो भी कार्रवाई होती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे ही की जाती है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद देयर आर 2 क्लासेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स अंडर द सिस्टम। दो प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटर्स बने वहाँ पे, जिसमें एक को कहा गया 2 क्लासेज वर एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स एंड मिनिस्टर्स, यानी कि उसमें एक हो गए अपने एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स और दूसरे हो गए मिनिस्टर्स दोस्तों। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिजर्व लिस्ट, गवर्नर एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स नॉट रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। ठीक है दोस्तों। इसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड गवर्नर जनरल कुड इंटरफियर इन द मैटर अंडर द रिजर्व लिस्ट, यानी कि जो रिजर्व लिस्ट है उसमें जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और गवर्नर जनरल दोनों ही उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रांसफर लिस्ट, गवर्नर एंड मिनिस्टर वॉज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, यानी कि जो गवर्नर और मिनिस्टर हैं वो दोनों ही ट्रांसफर लिस्ट के मैटर में जो है रेस्पॉन्सिबल होंगे दोस्तों। देखिए आप समझिए बात को, थोड़ा सा ये तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है, थोड़ा सा यहाँ से हट के मैं थोड़ा सा आपको आज की करंट पॉलिटी पे लेके आता हूँ। आज की डेट में क्या है हमारे यहाँ पे क्या है,
दो तरह से सरकारें चल रही हैं, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके कुछ अपने मुद्दे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अपने कुछ मुद्दे हैं। तो भारत के संविधान के अंदर एक लिस्ट, 3 लिस्टें बनी हुई हैं, जिनको हम बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, दूसरी बोलते हैं स्टेट लिस्ट और तीसरी बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। यानी कि अगर कोई ऐसी मामला है जो सेंट्रल लिस्ट में है तो उसमें केवल और केवल कानून बनाने का प्रावधान सेंटर के पास है। जैसे डिफेंस से रिलेटेड मैटर, सुरक्षा से रिलेटेड मैटर का अगर मामले की बात करें और उस पर कानून बनाना है तो वो केवल और केवल केंद्र सरकार के द्वारा ही बनाया जा सकता है, क्योंकि वो सेंट्रल लिस्ट का मैटर है। इसी के बाद स्टेट लिस्ट की बात करते हैं हम, यानी कि अगर स्टेट लिस्ट का मैटर है, जैसे नगर निगम में टैक्स लगाना, तो वो स्टेट का मैटर है। तो अगर स्टेट चाहे तो वो अपनी किसी भी नगर निगम में टैक्स लगा सकती है, उस पर कानून बना सकती है, तो वो हो गया उसका मैटर, स्टेट का मैटर हो गया वो। तीसरी आती है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में क्या है कि जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलके जो है लॉ बना सकते हैं, उसको बोलते हैं हम कंकरेंट लिस्ट। जैसे एजुकेशन पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि वो उस पर कोई नियम कानून बनाए एजुकेशन पे, तो वो बना सकते हैं। और अगर स्टेट चाहती है कि हम अपने यहाँ पर जो है 12वीं तक की कक्षा या 12वीं तक की क्लासेस फ्री करना चाहते हैं, तो वो कानून बना सकते हैं। तो एजुकेशन एक ऐसा मैटर है जो कंकरेंट लिस्ट के अंदर आता है। अब इस सब को मैं यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ, मैं इस सब को इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि जब 1919 का जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, ठीक है ना, तो उसके अंदर क्या था कि रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर्ड लिस्ट, 2 तरह की लिस्टें थी दोस्तों, आज की डेट में 3 है, ठीक है ना। तो रिजर्व लिस्ट में क्या था कि जो गवर्नर है और एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होंगे रिजर्व लिस्ट के लिए, ठीक है। लेकिन जो ट्रांसफर्ड लिस्ट थी उसमें गवर्नर और मिनिस्टर्स दोनों रेस्पॉन्सिबल होंगे लेजिस्लेचर के लिए दोस्तों, ठीक है ना। ये मेरे कहने का मतलब है, ये मेरा आपको समझाने का मतलब है। इस जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इन पॉइंट्स को आप नहीं भी याद रखेंगे तो भी चल जाएगा, अभी कुछ इतना इंपॉर्टेंट इसमें नहीं आया दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, दीज मिनिस्टर्स वर नॉमिनेटेड फ्रॉम अमंग द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी कि जो ये मेंबर्स नॉमिनेट किए जाएंगे, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल से जो इलेक्ट होकर आएंगे, वो ये मेंबर्स जो है नॉमिनेट होंगे, उन मेंबर्स में से जो है मिनिस्टर्स नॉमिनेट होंगे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद इंटरफेरेंस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंड गवर्नर जनरल इज रेस्ट्रिक्टेड इन द मैटर अंडर द ट्रांसफर लिस्ट। यानी कि जो ट्रांसफर लिस्ट होंगी, ट्रांसफर लिस्ट के जो भी मैटर होगा उसमें जो है गवर्नर जनरल का या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का कोई भी इंटरफेयर नहीं रहेगा दोस्तों, ठीक है। हिंदी में भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। केंद्र सरकार, वायसराय कार्यकारी परिषद बनाई गई और वायसराय कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 का भारतीय होना अनिवार्य था। मैंने आपको ऑलरेडी ये चीज बता दी है। प्रांतीय सरकार, या जिसको मैं जो है द्वैध शासन, राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख होता है। सिस्टम के तहत प्रशासकों के 2 वर्ग हैं, 2 वर्ग कार्यकारी परिषद और मंत्री थे। आरक्षित सूची का प्रशासन राज्यपाल एवं कार्यकारिणी परिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं करेंगे। राज्य सचिव और गवर्नर जनरल आरक्षित सूची के मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं। तबादला सूची का प्रशासन, तबादला नहीं उसको ट्रांसफर लिस्ट ही बोलो, तबादला थोड़ा अजीब सा वर्ड लग रहा है यार। तबादला सूची का प्रशासन राज्यपाल और मंत्री विधायिका के प्रति उत्तरदायी थे। इन मंत्रियों को विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से नामित किया गया था। तबादला सूची के तहत मामलों में राज्य के सचिव और गवर्नर जनरल का हस्तक्षेप प्रतिबंधित है। तो ये हो गया हमारा दोस्तों इंग्लिश में। अगर ऑल ओवर इन पॉइंट्स की बात करें, आपको एक भी याद नहीं रहेगा तो भी काम चल जाएगा, बट याद रखिए क्योंकि पढ़ाई में कोई चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए, कुछ भी कभी भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों लेजिस्लेटिव चेंजेस। लेजिस्लेटिव चेंजेस भी 2 तरह से हुए, एक सेंटर पे हुए, एक प्रोविंशियल लेवल पे हुए। तो सेंट्रल लेवल पे क्या हुआ, बाई कैमरलिज्म वाज इंट्रोड्यूस अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अब देखो यहीं पे समझो दोस्तों, आज की डेट में क्या है, अब हम इसको रिलेट करते हैं आज के कॉन्स्टिट्यूशन में, या हमारे यहाँ पे किस तरह का सिस्टम है। आज भी तो भाई साहब यही सिस्टम है। संसद क्या है, संसद अपर हाउस प्लस लोअर हाउस दोनों से मिलकर बना हुआ है, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बना हुआ है। तो अगर हम ये कहें कि जो आज की संसद है उसका जो सिस्टम है वो कब किस तरह का है, उसको किस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है, तो भाई साहब वो लिया गया है 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। क्यों? क्योंकि हमारा जो आज की डेट में संसद है, उस संसद के अंदर यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आज भी अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों है। यानी कि अगर हम अपनी लोकसभा की बात करें तो लोकसभा हमारा जो है लोअर हाउस है, और राज्यसभा की बात करें तो हमारा अपर हाउस है। और ध्यान देने वाली बात यह है, अपर जो हमारा राज्यसभा है वो कभी भी भंग नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। उसमें क्या है, जो उसके मेंबर्स होते हैं वो रिटायर होते रहते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। तो बाई कैमरलिज्म वाज इंट्रोड्यूस अपर हाउस एंड लोअर हाउस। द अपर हाउस वाज कॉल्ड काउंसिल ऑफ द स्टेट एंड लोअर हाउस वाज कॉल्ड लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है दोस्तों। यानी कि क्या है, जो अपर हाउस है उसको जो कहा गया काउंसिल ऑफ स्टेट, और लोअर हाउस को क्या कहा गया, लेजिस्लेटिव असेंबली।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स बोथ हाउस चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन, यानी कि उनको प्रत्यक्ष रूप से जो इलेक्शन होगा उसकी मेजोरिटी के द्वारा जो है मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाएगा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट देख लेते हैं क्या है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जैसे आज की डेट में हम जब हमारा ये 1919 का जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है तो उस टाइम पे जो है प्रोविंशियल की डेट में हम उसको, लेकिन आज की डेट में हम उसको क्या बोलेंगे, स्टेट गवर्नमेंट बोल सकते हैं। एक हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट, एक हो गई स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन जब 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया उस टाइम पे चलती थी सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ठीक है। और इसके अलावा एक और था, कमेंट में बताया ना मुझे, मैं देखता हूँ कौन इसका करेक्ट आंसर देगा। तीसरी क्या थी, इंक्रीज साइज ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, नाउ अबाउट 70% ऑफ मेंबर वर इलेक्टेड, यानी कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी उसमें जो है 70% मेंबर्स को जो है इलेक्ट किया जाता था वोटिंग करा के। और भाई साहब वो वोटिंग करने के लिए भी बहुत जो है टफ कानून थे, ठीक है ना। हर कोई जाके नहीं है कि मतलब कोई भी जाके जो है वोट कर देगा। आज की डेट में क्या है, आज की डेट में तो सपोज करो एक 100 करोड़ रुपए कमाने वाला आदमी है, उसकी भी वोट की वही वैल्यू है, और कोई आदमी जो है जो खेत में मजदूरी कर रहा है उसकी भी वोट की वही वैल्यू है। बट उस टाइम पे इस तरह का नहीं था। उस टाइम पे एक पर्टिकुलर फिक्स इनकम थी कि ठीक है किसी की इनकम अगर XY 100 है तो वही वोट कर सकता है, या किसी के पास इतनी जमीन संपत्ति है वही वोट कर सकता है। तो भाई साहब आज का वोटिंग सिस्टम और 1919 के टाइम का वोटिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर वहाँ पे मैं चला गया तो 70% मेंबर जो इलेक्ट होते थे, इलेक्ट होके आते थे बेसिकली जो है इसके अंदर। सेकंड क्या था, डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट इन प्रोविंसेस वाज डन अंडर 2 लिस्ट, रिजर्व लिस्ट एंड ट्रांसफर लिस्ट। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 2 तरह की लिस्ट होती थी, एक होती थी ट्रांसफर लिस्ट और एक होती थी रिजर्व लिस्ट। और आज की डेट में क्या है, आज की डेट में सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद आता है रिजर्व सब्जेक्ट। तो रिजर्व सब्जेक्ट क्या क्या थे, लैंड ऑर्डर, इरीगेशन, फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू, ETC, यानी कि ये हमारे क्या हो गए, रिजर्व सब्जेक्ट हो गए। आज की डेट में भी तो भाई साहब किसके हाथ में है, सारा का सारा सेंटर के हाथ में ही तो है। क्या क्या है, अरे बताओ, मैं बताता हूँ क्या क्या है। डिफेंस है, डिफेंस सारा का सारा किसके हाथ में है, सेंटर के हाथ में है। फाइनेंस भी लगभग सेंटर ही देखता है, ठीक है ना। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर देखते हैं, ठीक है। लेकिन रिजर्व सब्जेक्ट में जो है ये सारे मैटर 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में डाल दिए गए कि भाई साहब ये सारे मैटर रिजर्व लिस्ट के अंदर आएंगे। ट्रांसफर सब्जेक्ट क्या होंगे, एजुकेशन, लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ, एक्सरसाइज, इंडस्ट्री, पब्लिक वर्क, रिलीजियस एंडाउनमेंट्स, ये सब जो है हमारे होंगे सारे के सारे ट्रांसफर लिस्ट के अंदर जो होंगे। अब एक बार हम जो है इसका हिंदी में भी देख लेते हैं क्या है। द्विसदनीय वाद पेश किया गया था। उच्च सदन और निचला सदन, ऊपरी सदन को राज्य की परिषद कहा जाता था और निचले सदन को विधानसभा कहा जाता था। दोनों सदनों के अधिकांश सदस्य प्रत्यक्ष रूप द्वारा चुने जाते थे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्रांतीय सरकार, प्रांतीय विधानसभाओं के आकार में वृद्धि, अब लगभग 70% सदस्य निर्वाचित हो चुके थे। प्रांतों में विषयों का विभाजन 2 सूचियों, आरक्षित सूची तथा स्थानांतरित सूची के अंतर्गत किया गया था, ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आरक्षित विषय क्या क्या रहेंगे, कानून व्यवस्था, सिंचाई, वित्त, भू राजस्व आदि। हस्तांतरित विषय क्या रहेंगे, शिक्षा, स्थानीय सरकार, स्वास्थ्य, उत्पाद शुल्क, उद्योग, सार्वजनिक कार्य और धार्मिक बंदोबस्त। ये सारे क्या रहेंगे, हमारे हस्तांतरित विषय रहेंगे दोस्तों, ठीक है। अदर चेंजेस की बात कर लेते हैं क्या हुआ। इट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन प्रोविंशियल बजट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द सेंट्रल बजट। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से पहले क्या होता था दोस्तों, जो बजट होता था उसको कम्प्लीटली सेंटर ही देखता था। उसमें जो प्रोविंशियल है उसका कोई भी हिसाब किताब नहीं होता था, या उनका कोई नियंत्रण कंट्रोल नहीं होता था, कोई मुद्दा नहीं था। बट अभी क्या किया गया, सेंटर का बजट अलग और प्रोविंशियल का बजट अलग। अगर आज की डेट में आप बात करते हो तो सेंटर का बजट अपना अलग से होता है और हर फाइनेंशियल ईयर में जो है स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग से बजट लेके आती है। तो आप समझ सकते हो कहीं ना कहीं ये चीज़ें 1919 का अगर एक्ट ना आया होता तो आज की डेट में हम जो है ये कानून भी कहीं से नहीं लेकर के आए होते दोस्तों। तो कहीं ना कहीं जो आज का बजट सिस्टम का हिसाब किताब है जो हमारा चलता है स्टेट और सेंटर के बीच में, वो कहीं ना कहीं 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से प्रभावित है दोस्तों। द प्रोविजनल लेजिस्लेचर्स वर अथोराइज्ड टू इनेक्ट बजट, एक्सटेंड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट्स, सिख्स, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, मुस्लिम्स। पहले क्या था आपको पता होगा, कम्युनल इलेक्टोरेट्स मैंने आपको बताया था। इससे पहले जो हमारा एक्ट आया था दोस्तों, उस एक्ट में मैंने आपको बताया था 1909 वाले में पार्लियामेंट रिफॉर्म्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो है मुस्लिम्स के लिए जो है अलग से जो है इलेक्टोरेट्स बना दिए गए थे, कि मुस्लिम इलेक्टोरेट बना दिए गए। लेकिन अभी इसको एक्सटेंड कर दिया गया था कि सिखों के लिए भी अलग से इलेक्टोरेट होगा, क्रिश्चियंस के लिए अलग से होगा, एंग्लो इंडियंस के लिए अलग से होगा, मुस्लिम्स के लिए अलग से होगा। आपको पता है आज की डेट में जो एंग्लो इंडियंस के लिए जो रिजर्वेशन सिस्टम था हमारा जो है लोकसभा के अंदर जो है उसको समाप्त कर दिया गया है। यानी कि पहले 2 सीटें जो है लोकसभा में रिजर्व होती थी एंग्लो इंडियंस के लिए कि केवल वो सीटें जो है एंग्लो इंडियंस के द्वारा ही भरी जाएंगी, बट आज की डेट में उन सबको जो है समाप्त कर दिया गया है। अब 1919 में जो हमारा
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया दोस्तों, उसके अंदर आप समझ सकते हैं कि जो इलेक्टोरेट कम्युनल यानी कि जातिगत जो हमारा इलेक्टोरेट्स था उसको जो है बढ़ा दिया गया। 1909 वाले में केवल मुस्लिम के लिए था, लेकिन यहाँ पे बढ़ा के जो है 4 कम्युनिटी के लिए कर दिया गया, उसको सिख्स के लिए कर दिया गया, क्रिश्चियंस के लिए कर दिया गया, एंग्लो इंडियंस के लिए और मुस्लिम्स के लिए। दोस्तों मुस्लिम्स के लिए तो पहले से था ही, 3 के लिए और बढ़ा दिया गया। न्यू ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन वाज एस्टैब्लिश, यानी कि लंदन के अंदर जो है हाई कमिश्नर का ऑफिस जो है इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है दोस्तों, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन एंड इट वाज कॉल्ड सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन 1926, यानी कि जो आज की डेट में हमारा यूपीएससी है, कहीं ना कहीं वो प्रभावित था पब्लिक सर्विस कमीशन से, उसको इस्टेब्लिश किया गया और इसको कहा गया सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि 1926 में इस्टेब्लिश किया गया था दोस्तों। अब सॉरी, इसको जो है 1926 में सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो आज का जो हमारा 1926 का सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन था, वो आज का हमारा यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है दोस्तों। हिंदी में भी दोस्तों एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। यह पहली बार था जब प्रांतीय बजट का केंद्रीय बजट से अलग किया गया था। प्रांतीय विधायिका को बजट बनाने के लिए अधिकृत किया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का सिद्धांत का विस्तार किया गया। सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन मुसलमान को जो है दे दिया गया अलग से जो है सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल जो है। लंदन में भारत के उच्चायुक्त का एक नया कार्यालय स्थापित किया गया। एक लोक सेवा आयोग की स्थापना और इसे केंद्रीय लोक सेवा आयोग 1926 कहा गया। 1926 का मतलब है इसका नाम बदल के केंद्रीय से लोक सेवा आयोग कर दिया गया था दोस्तों 1926 में। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। आपका कोई भी सुझाव है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं, और आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं support@insightIQ.in पर दोस्तों। इसी के साथ साथ हमारे जो पॉलिटिकल लेक्चर्स हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। अब हमारा वो यहाँ पे जो है 1919 का जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी हमारा हो चुका है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी हमारा हो चुका है। अब इसके बाद दोस्तों हमारे 2 एक्ट बचते हैं। एक एक्ट बचता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और दूसरा बचता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947। इन 2 एक्ट के बाद हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से अपने सपोर्ट को बनाए रखिए दोस्तों, वीडियो को देखते रहिए, पॉसिबल हो तो शेयर भी कर दीजिए, और इसी तरह से हमारे मनोबल को बढ़ाते रहिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, हैव अ गुड डे, टेक केयर।